हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस करूंगा। सॉरी। और ये हमारा इस चीज का 14th लेक्चर है। गाइस, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? हमने दो तीन चीजें डिस्कस कर ली थी। देखो, ये जो बेसिकली ये एनसीईआरटी का देखा है तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12। ओके, एनसीईआरटी क्लास 12 का ये क्या है? फर्स्ट चैप्टर है, 12th फर्स्ट चैप्टर। ओके, और इसके हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। जो लास्ट पॉइंट था, जो लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, मैं आपको बताया था कि किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और जो भी कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, और इसमें बेसिक जो हमें डिफरेंस समझना था वो है यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप के जो लाइक लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, उस चीज को समझना था। लिनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलोंग द लेंथ होगा। ओके, और उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो बेसिकली लिनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है। सेम वे में अगर कोई मान लो कोई सीट है, कोई मेटल की सीट है, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज डेंसिटी है, उस वो बेसिकली क्या होगा भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, बिकॉज वो एरिया रहेगा, सरफेस का एरिया होता है। सिमिलरली अगर कोई मेटालिक बॉक्स है, कोई स्फेयर है, कोई कोन है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब, तो उसमें क्या होगा भाई? उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। ओके, तो ये सब चीजें कैसे निकालते हैं, इनका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, इन सब चीजों को हमने समझा। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ। देखो, गॉस लॉ को प्रूफ कैसे करें, यह एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, और लिटरली प्रूफ देखा जाए, जो आप बुक में जो प्रूफ देखते हो एक्चुअल प्रूफ नहीं है। ओके, गॉस लॉ को प्रूफ कैसे करें, ये कैसे होता है, ये हमारे स्कोप से बाहर है। समझ रहे हो? अभी हमारी मैथमेटिकल नॉलेज इतनी ज्यादा है नहीं कि हम गॉस लॉ को प्रूफ करने जाए। तो मैं गॉस लॉ के प्रूफ पे नहीं जाऊंगा। मैं बेसिकली जो गॉस लॉ जो है, जो गॉस का इक्वेशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे, और फाइनली उसको कैसे, उसका एप्लीकेशन क्या है, मेन फोकस हमारा उसके एप्लीकेशन पे होगा। तो देखो, दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी है। पहला चीज, गॉस लॉ, दो तीन चीजें होती हैं गॉस लॉ में। क्या होता है? एक, हम बात करते हैं फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। गॉस लॉ में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ओके, दूसरा क्या होता है गॉस लॉ में? गॉस लॉ में एक होता है सरफेस। क्या होता है भाई? सरफेस, और मोर प्रिसाइजली बोला जाए तो क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस। और क्या होता है गॉस लॉ में? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, दूसरा सरफेस और क्लोज सरफेस। मोर प्रिसाइजली किस टाइप का सरफेस है? तो क्लोज सरफेस है। और थर्ड में क्या है? आपका चार्ज इन होता है। ओके, थर्ड में क्या है आपका? चार्ज इन। ओके, या इंटरनल बोल दो, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस।
देखो गॉस लॉ को अगर टोटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, तो इसको आई कैन राइट इट एज फॉलोज। ओके, दिस इज द बेसिकली गॉस लॉ। यह क्या है? ये है गॉस लॉ। यह क्या बोलता है कि E डॉट ds, E डॉट ds, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ओवर क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो गाइस, हम इसे फर्दर आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना है। देखो दुनिया में कोई भी अगर मैं, देखो एक चीज आप ध्यान में रखो कि यह जो बात करता है यह 3D के लिए बात करता है। पहला चीज, यह किसके लिए है? 3D के लिए, 3D के लिए। 3D के साथ दिक्कत क्या है कि 3D ऑब्जेक्ट को आप अपने कॉपी में, इस मैं बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकता, समझ रहे हो? हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। आप 3D ऑब्जेक्ट को समझना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जरूरत, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आप लगे आंख बंद करके ऑब्जर्व करो, तो आप एग्जैक्टली सही से ऑब्जर्व करो जब तक कि वो ऑब्जेक्ट जो है आपके पास में ना हो। समझ? हम ज्योमेट्री में कंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि हम ज्योमेट्री को आराम से कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं, और जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तो हम उसको ड्रॉ करके ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करके हम अपना आंसर लाते हैं, आंख बंद करके नहीं लाते हैं। समझ रहे हो? तो दिक्कत क्या होती है 3D ऑब्जेक्ट के साथ कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, और आप कहीं भी वो 3D ऑब्जेक्ट देखे हो तो आंख बंद करके सोचते हो तो एग्जैक्टली सही थोड़ा ना ये कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको आंख बंद करने से मिल जाए। समझ रहे हो? तो यह बेसिकली क्या है? यह 3D में बात करता है। ओके, हम 3D को समझने के लिए थोड़ा 2D की हेल्प लेंगे। 2D को हम कॉपी में आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो देखो, देखो कोई भी जो क्लोज्ड लाइन है, कोई भी जो क्लोज्ड लाइन है, देखो लाइन से मेरा मतलब दो टाइप की लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी मैं इंक्लूड करता हूं, कर्व लाइन भी इंक्लूड करता हूं। समझ रहे हो? देखो यह एक स्ट्रेट लाइन है और यह कर्व लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन, कर्व है, तो कोई भी एक क्लोज्ड लाइन है वो एक एरिया बनाती है। कोई भी एरिया किसी क्लोज्ड लाइन से बना रहता है। वो लाइन में भी हो सकता है एक है, चाहे बहुत सारे लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, यह जो रेक्टेंगल का एरिया है, यह कितनी क्लोज्ड लाइन से बना हुआ है? 4। समझ रहे हो? कितनी क्लोज्ड लाइन से बना हुआ है? 4 क्लोज्ड लाइन। एक इधर से, एक लाइन इधर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सर्कल। कितनी क्लोज्ड लाइन से बना हुआ है? ये एक कर्व से बना हुआ है। ये देखो, ये देखो, तो ये एक एरिया बन रहा है कि नहीं भाई? कोई भी जो क्लोज्ड लाइन है वो एरिया बनाती है। सेम वे में जो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है वो एक वॉल्यूम बनाती है। मतलब क्लोज्ड सरफेस के बीच में क्या होती है? जगह होता है, वॉल्यूम बनाता है। समझ रहे हो? क्या होता है भाई? वॉल्यूम। जैसे कि आपका घर देखोगे, आपका घर आपको कितने तरह से दीवारों से घिरा हुआ है? नीचे, ऊपर, 4 साइड, टोटल 6 साइड से दीवारों से घिरा हुआ है। तो आप बेसिकली क्लोज्ड स्पेस में हो। समझ रहे हो? आई होप गाइस आप इस चीज से एग्री कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ये मार्कर चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये मार्कर की जो सरफेस है, ये देखो, ये ऊपर पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये ऊपर कैप है, ये अंदर। तो अंदर क्या है? एक वैक्यूम स्पेस है। समझ रहे हो? मतलब अगर किसी चीज को अगर चारों सब तरह से एक सरफेस से क्लोज कर दो, तो आपको बीच में
जो सरफेस के बीच में जो जगह बचेगी वो जगह क्या होगी, 3D हो। समझ रहे हो, वो जगह क्या होगी, 3D होगी। आई होप आप रियलाइज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे देखो ये डब्बा है हमारे पास, समझ रहे हो, ये चारों तरफ से पैक्ड है। देखो या भी एक सरफेस है, इधर भी एक सरफेस है, इस या भी एक सरफेस है, इस साइड भी, नीचे भी सरफेस है, ऊपर भी सरफेस है, पूरी चारों तरफ से पैक्ड। तो बीच में भाई जगह बना है कि नहीं, तो समझ रहे हो। तो पहला चीज आप एक चीज ध्यान से देखो, मैं इन सब चीजों को बता क्यों रहा हूं, क्योंकि इसको रियलाइज करना जरूरी है। क्लोज सरफेस बेसिकली दिखता कैसे है, क्लोज सरफेस जो होगा ना, तो वो एक स्पेस क्रिएट करेगा, 3D में स्पेस क्रिएट करेगा। जैसे देखो क्लोज लाइन 2D में ये रीजन एरिया क्रिएट कर रहा है कि नहीं, 2D में। उसी तरीके से जो 3D सरफेस है, जो क्लोज्ड सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, वो क्या क्रिएट करेगा, वॉल्यूम क्रिएट करेगा। बात समझ रहे हो, क्लोज सरफेस क्या क्रिएट करेगा भाई, वॉल्यूम क्रिएट करेगा। तो क्यू इन जो होगा, जो चार्ज होगा, उसी वॉल्यूम के अंदर होगा जो क्लोज सरफेस ने क्रिएट किया है। समझ रहे हो, जैसे देखो ये भाई ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, तो बीच में जगह है कि नहीं, जिसमें ये हमारा ये आप देखो कि ये पंप का इनलेट रखा हुआ है। समझ रहे हो, तो बीच में ये भाई है नहीं। तो जो क्यू इन जो यहां पर लिखा है, क्यू इन बेसिकली ये चार्ज है। चार्ज क्या होगा, इस सरफेस के अंदर होगा। आई होप आप इसको रियलाइज कर रहे होंगे। ओके, जैसे देखो ये क्या यह क्लोज सरफेस है, यह क्लोज सरफेस है नहीं है, यह क्लोज सरफेस क्या है, यह क्लोज सरफेस नहीं है। ओके, बिकॉज ये ऊपर से खुला हुआ है, ये यहां पर ये पार्ट देखो, ये खुला हुआ है। आई होप आप एग्री करोगे। ओके, लेकिन जब मैं इसके ऊपर ऐसे ढक दूंगा, अपना पाम रख दूंगा, तो यह क्या बन जाएगा भाई, यह क्लोज सरफेस बन जाएगा। समझ रहे हो, यह क्या बन जाएगा, यह क्लोज सरफेस बन जाएगा। और इसके ये जो क्लोज सरफेस होगा, हम इसके अंदर भाई कुछ चीज रख सकते हैं, लाइक दिस वन। ओके, तो कुलॉम्स जो गॉस लॉ है वो बेसिकली क्या बोलता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, और सारे सरफेस के थ्रू, और सारे जो भी सरफेसेस हैं, ठीक ना, अगर सारे सरफेस के थ्रू आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो ओवर अ क्लोज सरफेस, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। समझ रहे हो, या क्या आएगी, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो देखो इसको अब ये जो गॉस लॉ है, इसको बेसिकली इस तरीके से, ये मतलब जो भी चीजें थी मेरे को बेसिकली समझाना था। ओके, ये कैसे सही होता है, बहुत सारे बुकों ने भाई इसका दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ठीक ना। और मोर प्रिसाइज बोला जाए तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है वो, मतलब कैसे आ जाए वो, बस LHS इज इक्वल टू RHS करते हैं बुक वाले। ओके, मोशन। तो इसका ये कैसे होता है, मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाना चाहता। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन में जाएंगे। हम लोग किस में जाएंगे भाई, इसके एप्लीकेशन में। और गाइस देखो, इसके एप्लीकेशन में जाने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे देखो हम लोग नॉर्मल कौन कौन से चीजों में इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो मैं एक बार थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, हम आगे बात करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग किसके लिए बात करेंगे, कहां पर किस एप्लीकेशन की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे गाइस इसके जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे, लाइक सिलेंडर के लिए। रुक जाओ, मैं देख लेता हूं सेट में क्या क्या दिया हुआ है भाई।
हम लोग किसके लिए इसका इस किस चीज के लिए इसका किस एप्लीकेशन के लिए हम बात करेंगे बेसिकली। तो मान लो जो चार्ज है, मान लो एक कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन है। ओके, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सीट पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सीट है। ओके, कोई स्फीयर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब केसों के लिए हम अलग अलग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन बेसिकली क्या रहेगा कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन को समझेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ओके, तो मैं एक एक करके लेता हूं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी कि पहला चीज हमने क्या किया। हमने सबसे पहले ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ को समझा और हमने मोटा मोटी ये पता किया कि भाई ये बेसिकली 3D के लिए, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, 3D जो सरफेस बनेगा वो 3D स्पेस में क्रिएट करेगा। ओके, पहली चीज तो। और यह क्लोज सरफेस के लिए है। हमने इसका डेरिवेशन नहीं देखा और जरूरत नहीं है इसके डेरिवेशन को। ओके, चलो, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि यह एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। क्वेश्चन क्या है कि यह एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। यह जो एग्जैक्ट टर्म है एनसीईआरटी में, मुझे देखने दो। देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एनसीईआरटी में यूज किया है। तो यह इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट या आई होप आप स्ट्रेट क्यों लिखा गया समझ रहे होंगे। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। समझ रहे हो यह क्या है? यह स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है कि देखो यह वायर है, तो इसमें जो हम जो चार्ज को डिफाइनिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी से। हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम इसको डिफाइन करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, आई होप आप चीजों से एग्री करोगे। हम इसको किससे डिफाइन करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी से। और लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम इसको डिफाइन करेंगे। और क्या करेंगे भाई? नहीं हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेते हैं हम लैम्डा। ओके, हम इसको क्या लेते हैं? सो करते हैं लैम्डा। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि देखो यहां पर अगर ये लेंथ, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ, अगर यह x है और यहां पर भी ये वाला जो लेंथ है यह x है, अगर इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज q है, तो इस लेंथ पे भी चार्ज क्या होगा? q होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल लेंथ है इक्वल चार्ज। ओके, चलो, तो देखो गाइस, यह क्या है? यह एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और हमें क्या करना है? हमें ये जो वायर है, ये वायर का लेट अस अज्यूम कि यहां पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट P है, समझ रहे हो? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें ये बताना है। ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है और यह वायर है, वायर इनके। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखो हमें भाई
बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट में और वायर के बीच में डिस्टेंस क्या है, समझ रहे हो। तो वो जो डिस्टेंस है हम कैसे बताएंगे, देखो मैं अगर इस पॉइंट से अगर मैं देखो हम कैसे बताएंगे भाई, क्या हम ये इसको डिस्टेंस बताएंगे कि हम ये वाला डिस्टेंस बताएंगे कि हम इसको डिस्टेंस बताएंगे। हम किसको डिस्टेंस बताएंगे, देखो किसको डिस्टेंस बताएंगे। तो देखो वाई के केस में जो डिस्टेंस हम बताते हैं ना, तो हम क्या बताते हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं, समझ रहे हो। वाई के केस में हम डिस्टेंस कैसे बताते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो ये वायर है, ये वायर है और ये पॉइंट पी है, समझ रहे हो, ये पॉइंट पी है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो इस पॉइंट के बीच में और वायर के बीच में यह डिस्टेंस जो है, लेट अस अज्यूम x है, और यह क्या है, यह डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। यह डिस्टेंस कैसा x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, समझ लो। यह डिस्टेंस कैसा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो एक चीज बताओ, इस पॉइंट P पे ना जो स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से x डिस्टेंस पर, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है यहां, और मैं अच्छे से बोलूं तो रेडियल x डिस्टेंस पे, ओके चलो ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें बताना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमें ये बताना है। अच्छा देखो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एनालाइज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज देखो, अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यह अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भाई इधर ही होगा, ओके इधर क्यों हो, अच्छा एक तो इधर क्यों नहीं होगा, ये क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इस टाइप से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, गॉस लॉ होगा 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इधर होगा, देखो मैं फर्स्ट डायरेक्शन लिख रहा हूं, यह देखो यह D1 है, यह D2 है, यह D3 है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अच्छा चलो देखो हम जरा चीजों को एनालाइज करते हैं, लेट अस एनालाइज द थिंग्स। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं यहां पर यह वायर का लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, आई होप एग्री करोगे। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इस पॉइंट से ये वाला छोर दिखेगा कि नहीं, इस पॉइंट से क्या ये वाला छोर दिखेगा, ये वाला एंड दिखेगा, आंसर है नहीं। यहां से देखोगे तो क्या ये वाला एंड आपको दिखेगा इस पॉइंट पे हो, तो आंसर है नो। यहां से क्या इसका ये वाला एंड दिखेगा, आंसर है नो। आपको इस पॉइंट से कोई भी एंड नहीं दिखेगा, व्हाई, बिकॉज यह इनफाइनाइट लेंथ का है, दोनों साइड बहुत बड़ा है, दोनों साइड का कोई एंड ही नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो, दोनों साइड का क्या कोई भी एंड नहीं दिख रहा है। आप क्या मानोगे भाई कि यार मान लो अगर इधर का लेंथ हम मान लें, इधर जितना लेंथ होगा उधर उतना लेंथ इधर भी होगा, आई होप आप एग्री करोगे, ओके आप क्या करोगे भाई, एग्री करोगे। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि अगर मैं बीच से मैं चार्ज को देखूं तो भाई इस साइड जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस साइड भी होगा, इस साइड जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, इस साइड भी होगा, ओके।
और इधर पॉजिटिव, इधर अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज है टोटल, तो इधर भी क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ रहे हो, इधर भी क्या होगा, क्यू पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये वाला पॉइंट किस टाइप का बिहेव करेगा भाई, मिड पॉइंट जैसा। ये वाला पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, मिड पॉइंट जैसा। आई होप आप एग्री करोगे, ये वाला पॉइंट किसके जैसा बिहेव करेगा भाई, मिड पॉइंट जैसा। ओके चलो, तो अब एक चीज मुझे बताओ, यह दो चार्ज है, यह क्यू चार्ज है, इधर भी क्यू चार्ज है, और यह मिड पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे, ये समझ लो इनके बीच का डिस्टेंस एल है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करने के लिए देखो, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अलोंग दिस लाइन होगा। समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो भाई इसकी वजह से क्या होगा, अलोंग दिस लाइन। सेम तरीका से अब भाई इधर पॉसिबल नहीं, ये वाला भी क्या है, अगर मैं इस सिस्टम को एनालाइज करूं तो मैं इसको भाई पूरे सिस्टम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, मैं पूरे सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस तरीके से। तो ये वाला डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, जो हमारा मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है भाई, इस साइड का जो चार्ज है वह ज्यादा है, इस साइड का जो चार्ज क्या है, ज्यादा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में होने का मतलब क्या है, इधर का होने क्या मतलब है भाई, इधर का चार्ज ज्यादा है। समझ लो, मिड पॉइंट तो होगा ये जो पॉइंट है बिहेव ऐसा करेगा जैसे मिड पॉइंट है, लेकिन मिड पॉइंट है, लेकिन अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या है, इधर इस साइड अगर ये होगा इसका मतलब क्या भाई, इस साइड चार्ज ज्यादा है। अगर ये है इसका मतलब क्या है कि इस साइड का चार्ज ज्यादा है, जो एक्चुअल में है नहीं भाई, दोनों साइड इक्वल चार्ज होगा, बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ रहे हो, तो यह यूनिफॉर्मली चार्ज, इस चीज को नोट करना जरूरी है। अगर इसमें कुछ जो सपोज करो चार्ज में कुछ लीनियर वेरिएशन होता रहे, तब आप ऐसे नहीं बोल सकते, इस तरीके से नहीं बोल सकते कि भाई मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ रहे हो, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसलिए भाई इधर जितना लेंथ होगा, इधर लेंथ अगर मान लो कुछ जो आ रहा है, इधर भी सेम चार्ज होगा, इधर भी सेम चार्ज होगा। जब दोनों साइड सेम चार्ज होगा और ये वाला पॉइंट बिहेव लाइक मिड पॉइंट, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। समझ रहे हो, चलो। तो पहला चीज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, इस चीज को हमें समझना है। अच्छा एक चीज बताओ, यह अगर मैं इसका मैं बात करूं यह किस तरीके से है स्पेस में, यह वायर तो स्पेस में होगा ना भाई, लाइक जैसे देखो इसी तरीके से होगा स्पेस में, चारों तरफ से होगा, मतलब ये सॉरी चारों तरफ नहीं, ये ऊपर भी गया होगा प्लस नीचे भी गया होगा, इतना छोटा दिखेगा नहीं। समझ रहे हो, मतलब ये ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा ऐसे, इस तरीके से ऐसे, सेम वे में नीचे होगा बहुत बड़ा। समझ रहे हो, अच्छा। तो अब एक चीज बताओ, मैं अगर जो पॉइंट ये देखो पी, ये वाला भी पी डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस के बहुत सारे ओरिएंटेशन देखो, यह भी एक्स होगा, यह भी एक्स होगा, यह भी एक्स होगा, यह भी एक्स। तो आप ध्यान से देखोगे यह बेसिकली क्या है भाई, यह है एक सर्कुलर डिस्टेंस पे, यह क्या है, ये एक सर्कुलर डिस्टेंस पे होगा, सर्किल टाइप का बनेगा। ओके, देखो एनसीईआरटी का फोटो नोट करना, एनसीईआरटी का क्या नोट करना, फोटो। जो बुक में जो फोटो दी हुई है ना, इस फोटो को देखना, फिगर नंबर 1.29 का ए मैंने बनाया। किस तरीके से, पहला हमने क्या डिस्कस किया भाई, किस तरीके से ये पॉइंट स्पेस में किस तरीके से लोकेट होगा। समझ रहे हो, हर एक पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, सेम होगा।
इस पॉइंट पर भी देखो ये रेडियल डिस्टेंस पे होगा, तो इसी डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? जैसे ये लाइन है, देखो ये पॉइंट ये ऐसे मूव करता रहेगा, और इस पॉइंट पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और इसी के अलोंग होगा। यहां पर भी क्या होगा, सेम होगा, और इधर ही होगा, इस जगह पर भी सेम। तो ये जो पॉइंट है, ये मतलब अगर मैं इस टाइप इसके इक्विवेलेंट पॉइंट बताऊं ना, इक्विवेलेंट पॉइंट, तो इस सर्किल के सारे पॉइंट हो आएंगे इक्विवेलेंट पॉइंट में। समझ रहे हो? चलो थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ये मान लो यह पॉइंट है, यह P1 हो गया, ठीक ना? एक काम करता हूं, P डैश ले लिया इस पॉइंट को, जो इसका परपेंडिकुलर, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ओके चलो मैं हल्का सा यहां पाता हूं, यह पॉइंट P2। अच्छा एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा। क्या? क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट क्या, हम इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें क्या यह एंड दिखने लगेगा? नहीं, हमें ये एंड दिखने लगेगा नहीं। हमें क्या लगेगा, भैया हम तो मिड पॉइंट पर ही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। अच्छा देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है, तो यहां पर क्या होगा, इस जगह पे, इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E आएगी। ओके, क्योंकि देखो ये हमें तो भाई इसी तरह लगेगा ना, हमारा फोकस मेन चीज तो इसी तरीके से लगेगा, मिड पॉइंट ही लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? E आएगी। ओके चलो हम कोई दूसरा, अब ये P1 है, लेट अस अज्यूम दिस इज द P1, तो ये पॉइंट क्या होगा? P1 डैश। ओके इसको P नोट कर देते हैं। सिमिलरली लेट अस अज्यूम कोई दूसरा पॉइंट हो, मान लो यहां पर कोई यह P2 पॉइंट है, तो यह क्या होगा? यह P2 डैश होगा, और इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसी डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? E होगा। देखो इस तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों होगा ये? इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E क्यों होगा? क्यों? क्योंकि भाई यह भी किसकी तरह बिहेव करेगा? मिड पॉइंट जैसा। यह जो P2 डैश है, P2 डैश बिहेव लाइक मिड पॉइंट, बिहेव लाइक मिड पॉइंट। यह किसके, जो P2 डैश है किसकी तरह बिहेव करेगा? मिड पॉइंट जैसा। सिमिलरली तो आप देखो गाइस, हर एक पॉइंट, मान लो यहां पर इस जगह पे, ये देखो, अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यह भी क्या होगा भाई? ये अगर P3 है तो P3 डैश भी किसकी तरह बिहेव करेगा? मिड पॉइंट की तरह। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई? E होगा। समझ रहे हो? तो भाई हर एक पॉइंट पर देखो, अगर मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूंगा इस, तो हमें क्या मिलेगा? आप देखोगे ये जो देखो, अगर मैं बोलूं कि ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है, ये जो हमने सरफेस ड्रॉ किया है, वो बेसिकली सिलेंडर का सरफेस है। या किसका सरफेस है? सिलेंडर का सरफेस है। कितने लोग एग्री करोगे? ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है, या किसका सरफेस है भाई? या जो सरफेस है, या सिलेंडर का सरफेस है। कितने लोग एग्री करोगे? कितने लोग इस बात से एग्री करोगे? चलो देखो सिलेंडर का सरफेस कैसे होगा। यह क्या है भाई? यह एक सिलेंडर है। ओके, ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ मेरे मार्कर जैसे सेंटर से गई हुई है। ओके, अब देखो इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन से ये जो बॉक्स है, ये बेसिकली
ठीक ना, ये जो बॉक्स है इससे ये जो सरफेस के पॉइंट है और ये जो मार्कर उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, ये जो डब्बा है, ये जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है, इसके सरफेस से ये जो लाइन, ये जो मार्कर जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस, इसके सरफेस से इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस, हमेशा इक्वल आएगा। समझ रहे हो? तो सेम टाइप की ज्योमेट्री एसोसिएट हो रही है। जैसे देखो हमने एक पॉइंट, जैसे देखो मान लो हमने P1, ये जो P0 है, P0 अगर हमने यहां पर लिया है इस जगह पे, समझ रहे हो, देखो इस जगह पे, तो हमारा जो P1 होगा, P1 कहां होगा भाई, P1 कहीं यहां पर होगा। ओके, जो हमारा जो P3 होगा, P3 कहीं यहां पर होगा, P2 कहीं यहां पर होगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये पूरे सरफेस पे, मतलब ये देखा जाए तो जो पूरा ये क्या बनेगा, मतलब इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली सिलेंडर का जो शेप बनेगा। समझ रहे हो? ये क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप। इस चीज को विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। मुझे आई हैव नो आइडिया कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में तो अभी हमने बात किया, अब मैं जो फिगर की बात कर रहा हूं, देखो जो मैं फिगर की बात कर रहा हूं वो है एनसीईआरटी का फिगर नंबर 1.29b। ओके, यह किसकी तरफ बिहेव करेगा भाई, यह क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यह बनेगा एक सिलेंडर। मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं, इस वाले पार्ट का मैं बढ़िया एक फोटो बनाता हूं। ओके, और हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। गाइस देखो हमने अभी क्या डिस्कस कर लिया कि ये जो लाइन थी यहां पे इन्फाइनेटली लॉन्ग लेंथ का जो वायर था, स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज जो था, उसके जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो देखा जाए तो बेसिकली सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब उसका जो कंटूर होगा, एक टर्म जो यूज सुने होंगे, कंटूर, क्लास 11th केमिस्ट्री। ओके, कंटूर, तो उसका जो कंटूर होगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटूर बनेगा। ओके, तो मैं एक सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटूर बना लेता हूं, यहां से x डिस्टेंस का, यह रेडियस हो गया, और इस रेडियस पे एक सिलेंडर बना दिया ऐसे। ओके, हम फिर से दोबारा एनसीईआरटी का जो फिगर नंबर 1.29b है, हम इसको ड्रॉ करना है, तो इस टाइप का सिलेंडर बनेगा। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट पे हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हम केवल इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करेंगे, हम इस जो पूरा सिलेंडर जो बन रहा है ना, इस टाइप का जो सिलेंडर, हम उसके पूरे मतलब हर एक पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। समझ रहे हो? मतलब इतना पावरफुल टूल हम अभी यूज करने जा रहे हैं कि पूछेगा एक, हम बोलेंगे भैया एक नहीं ना, एक नहीं, बहुत ज्यादा बताएंगे। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट पॉइंट पे बता देंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ओके, चलो, तो हमने क्या डिस्कस किया कि भाई देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू अगर E है। सिमिलरली मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या होगा भाई, इसी डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, E होगी। लेंथ सेम, जूम कर लो, अगर सेम नहीं है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा, इसकी भी लेंथ सेम होगी, मैग्नीट्यूड E होगा, डायरेक्शन इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे E, इस पॉइंट पे E, इस पॉइंट पे E, समझ रहे हो? इस पॉइंट पे E। अच्छा एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन देखा जाए तो इधर होगा। E होगा कि नहीं, बिकॉज यह लेंथ देखो, यह लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ x नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सम ज्यादा होगा, मैं इसका लेंथ। ओके, इस पॉइंट पे बात किया जाए तो अगेन ज्यादा मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पे बात किया जाए तो ज्यादा मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पे बात किया जाए ज्यादा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इधर रेडियली होगा।
बात समझ रहे हो? चलो, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमारा मेन मकसद क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पे। हम भैया बहुत पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, देखो कैसे बताते हैं। हम क्या यूज करेंगे गाइस, हम यूज करने वाले हैं गॉस लॉ। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेगा, देखो हमने पहला स्टेप क्या किया, वी हैड चेक द इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, मतलब किस तरीके से है उस स्पेस में, इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से है, हमने उसको एनालाइज किया। बात समझ रहे हो? और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो एक चीज अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, वो रेडियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियल है सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। ओके, सिलेंडर का जो रेडियस होगा, रेडियल जो है, रेडियल है सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं भाई, गॉस लॉ यूज करने वाले हैं। और गॉस लॉ के लिए देखो, अच्छा एक चीज बताओ, ये लेंथ, लेट अस अज्यूम यह जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, यह लेंथ क्या है, एल है, यह लेंथ क्या है, एल है। तो एक चीज बताओ, क्यू इन क्या होगा भाई, क्यू इन क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है भैया लैम्डा, तो क्यू इन क्या होगा, लैम्डा इंटू एल, दिस इज द बेसिकली क्यू इन। ओके ओके, एक काम करते हैं, हमें क्यू इन पता चल गया। जब मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूं, मैं लेट अस अज्यूम कि हर एक पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो मैं जरा ये जो सिलेंडर का जो क्लोज सरफेस है ना, मैं उसको फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूं क्लोज्ड सरफेस पे। देखो सबसे पहले सिलेंडर के जो सरफेस को समझना जरूरी है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस कितने होंगे उसको समझना जरूरी है। और संजोग से हमारे पास जबरदस्त आइटम है, समझ रहे हो, ये हमें सिखाएगा सिलेंडर का। देखो सिलेंडर कितने सरफेस है, एक सर्कुलर कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, आई होप एग्री करोगे, दिस इज द कर्व्ड सरफेस। चलो दूसरा, ये वाला जो सरफेस है, ये देखो, ये प्लेन सरफेस है, समझ रहे हो, ये प्लेन सरफेस है। और इसको क्लोज करना है तो हमें एक ऊपर ऐसे क्लोज सरफेस रखना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे सरफेस रखना पड़ेगा, तब जाके क्लोज्ड होगा। समझ रहे हो, जो सिलेंडर है यह क्लोज्ड कब होगा, जब इसके नीचे वाले पार्ट पे एक इस टाइप का प्लेन सरफेस हो, या एक कर्व्ड सरफेस है, ये जो सरफेस है बीच वाला जो कर्व्ड सरफेस है, और ये क्या हो गया, ये ऊपर का एक प्लेन सरफेस। तो सिलेंडर को क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए हमें कुल तीन टाइप के, मतलब दो टाइप के सरफेस चाहिए। ये वाला सरफेस कैसा होगा भाई, यह होगा कर्व्ड सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस कैसा होगा भाई, प्लेन सरफेस हो, प्लेन। ओके, यह भी क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं भैया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसको मैं ये जो सरफेस, इसके नाम मैं देता हूं P1 प्लेन 1, इसको P2 प्लेन 2, और इसको मैं देता हूं C कर्व सरफेस, इसको मैं क्या देता हूं, C। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जरा P1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। समझ रहे हो, देखो फ्लक्स किसके थ्रू हो, कहां कहां से आएगा, तो ये वाला जो सरफेस है इसके थ्रू एक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके क्लोज होगा। और तीसरा ये वाला जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, तीनों के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। समझ, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं जरा इस पार्ट को मैं क्लीन करता हूं। ओके देखो, इस तरीके से चीजों को समझना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं P1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं, P1। देखो ऐसे क्या होता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर इधर। समझ रहे हो, मतलब अगर ये P1 का मैं फोटो ऐसे बनाऊं, देखो P1 एक सर्कुलर प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्लेन में होगा। समझ रहे हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस प्लेन में। आई होप समझ रहे हो गया। ओके अच्छा क्या बताओ, ये जो P1 है, P1 का नॉर्मल किधर होगा। देख आप, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। देखो ये जिधर से मैं पेंसिल है, जो पेंसिल का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे। अच्छा इस पे नॉर्मल की मैं बात करूं तो किधर होगा भाई, नॉर्मल देखो, नॉर्मल ऐसे होगा, समझ रहे हो। नॉर्मल कैसे होगा, इस तरीके से नॉर्मल होगा। ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू P1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है, और ये यहां पर नॉर्मल किधर होगा भाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पेंसिल की तरफ, नॉर्मल किधर होगा भाई, नॉर्मल का ये डायरेक्शन है। बट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। समझ रहे हो, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। अगर मैं अपना जो फंडामेंटल फोटो बनाऊं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और हमारा जो प्लेन है ये बेसिकली प्लेन है, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन कहीं इधर होगा। तो भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, कट करेगा नहीं, वो जस्ट टच करते हुए निकलेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जो सरफेस है P1 जो है उसको कट नहीं कर रही है, टच उसके पैरेलल में नहीं कर रही, टच करते हुए निकल रही है। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा देखा जाए तो E डॉट ds होगा, E डॉट ds होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये नॉर्मल वेक्टर इधर है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। फ्लक्स क्या होगा भैया, जीरो। तो ये टोटल देखो हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, यहां पर फ्लक्स जीरो होगा, यहां पर फ्लक्स, सारे पॉइंट के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स ही क्या हो जाएगा भैया, जीरो। ओके फ्लक्स थ्रू P1 इज इक्वल टू जीरो। आई होप गाइस आप एग्री करोगे। चलो P2 के थ्रू अगर मैं सिमिलरली बात करूं गाइस, P2 के थ्रू फ्लक्स थ्रू P2 क्या होगा, तो सेम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और नॉर्मल वेक्टर इधर होगा। ओके सो फ्लक्स थ्रू P2 विल आल्सो जीरो, फ्लक्स थ्रू P2 इज आल्सो जीरो। आई होप आप एग्री करोगे। चलो अब हम आते हैं फ्लक्स थ्रू C, ये जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स पता करते हैं। फ्लक्स थ्रू C, अगेन हमारे पास सिलेंडर है, हमें विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है, मतलब अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में सिलेंडर लेकर जाना, ठीक है, जरूरत नहीं है, अब कॉपी में इस तरीके से विजुअलाइज करना। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा रेडियल रहेगा, ये देखो मार्कर ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके अच्छा एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, यही नॉर्मल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, देखो ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्मल का डायरेक्शन, और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो। तो देखो ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दिस इज द नॉर्मल। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन, अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एरिया लूं, यहां पे ये जो छोटा सा एरिया लेता हूं मैं यहां पे, तो मैं ये छोटा सा एरिया लूं तो भाई क्या आएगा हमारा, अगर मैं d(φc) की बात करूं तो यह क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, लेट अस अज्यूम कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, E होगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा इनटू नॉट इनटू डॉट नॉर्मल वेक्टर, ये लेट अस अज्यूम यह एरिया dA। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यह क्या होगा, E dA होगा। यह E क्या है भाई, यह कांस्टेंट है कि नहीं, यह E क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्योंकि भाई सरफेस देखो हर एक इक्वल डिस्टेंस पे यहां पर ही है, यहां पर ही है, यहां पर भी E होगा, तो E क्या है भाई, बेसिकली कांस्टेंट है। आई होप ये E क्या है, E कांस्टेंट है।
आई होप आप कंफर्टेबल होंगे, हम आप यहां पर समझे होंगे मैं सभी वेक्टर का लेंथ इक्वल क्यों किया हूं। ओके, ई क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वह क्या होगा, जो फाई सी होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए, मतलब टोटल एरिया, एरिया ऑफ सी। ये जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस का एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ कर्व सरफेस होगा। ओके, तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस क्या होगा भाई, आई होप आप सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इस सरफेस का एरिया आप निकालना जानते होंगे। ओके, अब सिलेंडर की ये वाला जो सरफेस है, इसका एरिया क्या करते होंगे, आप निकालना जानते होंगे। यह एरिया क्या होगा, यह जो एरिया होगा भाई, यह होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू यह लेंथ एल, इंटू दिस लेंथ इज एल। ओके, तो देखो हमें फाई सी मिल गया, फाई सी क्या मिल गया भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कांस्टेंट है। आप बात समझ रहे हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है नहीं, लेकिन हमें पता क्या है कि यह कांस्टेंट है, हमने एनालाइज किया। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, ये हमने एनालाइज किया। तो ई इंटू 2 पाई आर। ओके, तो देखो हम हमें किसके थ्रू, देखो हमें P1 के थ्रू फ्लक्स पता चल गया कि नहीं, P2 के थ्रू फ्लक्स पता चला कि नहीं, हमने जो कर्व सरफेस है, ये जो C है, C के थ्रू फ्लक्स पता चला कि नहीं। तो हमें जो भी सरफेस थे इस सिलेंडर को क्रिएट करने के लिए, हमें सारे के सारे सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा हमें पता चल गया। ओके, चलो, तो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स टोटल, तो वह क्या होगा भाई, फ्लक्स थ्रू P1 प्लस फ्लक्स थ्रू E2 प्लस फ्लक्स थ्रू C। तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और यह क्या आ रहा है, 2 पाई आर एल। आर नहीं लिखते, इसको एक्स लिखते हैं, ठीक है, हमने क्वेश्चन में एक्स लिया था, एक्स एल। और क्या लिख, और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई एक्स एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमें टोटल फ्लक्स पता चल गया। अब गॉस लॉ के हिसाब से भाई क्या होना चाहिए, गॉस लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए कि यह जो है, जो देखो हमने टोटल क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस निकाल दिया। मैं बाकी से चीजें इरेज करता हूं। तो हमने टोटल फ्लक्स जो है निकाल दिया। टोटल फ्लक्स क्या रहा हमारा, ई 2 पाई एक्स एल। और गॉस लॉ के हिसाब से ये जो है, ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है क्यू इन क्या होगा, देखो यहां पर हमने कैलकुलेट किया है, लैम्डा है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई एक्स एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ये लैम्डा एल से एल कैंसिल हुआ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड हमने निकाला, हमने डायरेक्शन पहले ही निकाल लिया था। बात समझ रहे हो, हमने डायरेक्शन क्या किया, पहले ही निकाल लिया था। तो गॉस लॉ का अगर अप्लाई करना है ना, तो आपको क्या पहले करना पड़ेगा, पहले जो आपको फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और क्या एनालाइज करना पड़ेगा कि जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है। ओके, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। आपको सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसको सोचना पड़ेगा। ओके,
तब इस तरीके से जो है आप उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा आपको गॉस लॉ। ओके, आपको गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यह होगा E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस चेक करते हैं एनसीईआरटी ने इसका आंसर क्या दिया है गाइस, एंड चलो तो एनसीईआरटी ने भाई डायरेक्शन भी आगे लिखा, हम डायरेक्शन तो एनालाइज कर लिए हैं, डायरेक्शन क्या होगा रेडियल को। एनसीईआरटी ने उसके अंदर एक एन यूनिट वेक्टर लिख दिया, एनसीईआरटी ने सेम लिया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हमने एक्स लिया है। ओके चलो, तो गाइस अब कल के जो वीडियो लेक्चर होगा हम उसको देखेंगे इनफाइनाइट सीट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद चार्ज स्फेरिकल सेल की तरफ की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। या इन सब चीजों का डिस्कशन और ऐसे पॉइंट वाइज मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्कस करना बहुत जरूरी है गाइज। एंड आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।